चंदर सहसा बहुत शांत हो गया, एक ऐसे भोले बच्चे की तरह जिसने अपराध तो कम किया लेकिन नुकसान ज़्यादा हो गया और जिस पर डांट भी बहुत पड़ी थी। अपने अपराध की चेतना से वह बोल भी नहीं पाता था, अपना सारा दुख अपने ऊपर उतार लेना चाहता था। वो एक ऐसा सन्नाटा हो गया था जो न किसी को आने के लिए आमंत्रित कर सकता था, न किसी को जाने से रोक सकता था। वह एक ऐसा मैदान हो गया था जिस पर की सारी पगडंडियां मिट गई हों, एक ऐसी डाल था जिस पर के सारे फूल झड़ गए हों, सारे घोंसले उजड़ गए हों। मन में उसके असीम कुंठा और वेदना थी। ऐसा था कि कोई उसके घाव छू ले तो वह आंसू में बिखर पड़े। वह चाहता था वह सबसे क्षमा मांग ले, बिनती से, पम्मी से, सुधा से, और फिर हमेशा के लिए उनकी दुनिया से चला जाए। कितना दुख दिया था उसने सबको। इसी मनस्थिति में एक दिन गेसु ने उसे बुलाया। वह गया। गेसु की अम्मीजान तो सामने आई, पर गेसु ने पर्दे में से ही बातें की। गेसु ने बताया कि सुधा का खत आया है कि वह जल्दी आएगी गेसु से मिलने। गेसु को बहुत ताज्जुब हुआ कि चंदर के पास कोई खबर क्यों नहीं आई। चंदर जब घर पहुंचा तो कैलाश का एक खत मिला। प्रिय चंदर, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई खत नहीं आया, न मेरे पास न इनके पास। क्या नाराज हो हम दोनों से? अच्छा तो लो, तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूं। मैं सांस्कृतिक मिशन में शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊं। डॉक्टर साहब ने कोशिश कर दी है। आधा रुपया मेरा है, आधा सरकार का। तुम्हें भला क्या फुर्सत मिलेगी यहाँ आने की? मैं ही इन्हें लेकर 2 रोज़ के लिए आऊँगा। इनकी कोई मुसलमान सखी है वहाँ, उससे भी ये मिलना चाहती हैं। हमारी खातिर का इंतज़ाम रखना। मैं 11 मई को सुबह की गाड़ी से पहुँचूँगा। तुम्हारा कैलाश। सुधा के आने के पहले चंदर ने घर की ओर नज़र दौड़ाई। सिवा ड्राइंग रूम और लॉन के सचमुच बाकी घर इतना गंदा पड़ा था कि गेसु सच ही कह रही थी, जैसे घर में प्रेत रहते हों। आदमी चाहे जितना सफाई पसंद और सुरुचिपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन औरत के हाथ में न जाने क्या जादू है कि वह घर को छूकर ही चमका देती है। औरत के बिना घर की व्यवस्था संभल ही नहीं पाती। सुधा और बिनती कोई भी नहीं था और 3 महीने में बंगले का रूप बिगड़ गया था। उसने सारा बंगला साफ कराया। हालांकि 2 दिन के लिए सुधा और कैलाश आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरह बंगले की सफाई कराई जैसे कोई नया समारोह हो। सुधा का कमरा बहुत सजा दिया गया था और सुधा के छत पर 2 पलंग डलवा दिए गए थे। लेकिन इन सब इंतजामों के पीछे उतनी ही निष्क्रिय भावहीनता थी जैसे कि वह एक होटल का मैनेजर हो और 2 आगंतुकों का इंतजाम कर रहा हो, बस। मानसून के दिनों में अगर कभी किसी ने गौर किया हो तो बारिश होने के पहले ही हवा में एक नमी, पत्तियों पर एक हरियाली और मन में एक उमंग सी छा जाती है। आसमान का रंग बतला देता है कि बादल छाने वाले हैं, बूंदें रिमझिमाने वाली हैं। जब बादल बहुत नज़दीक आ जाते हैं, बूंद बढ़ने के पहले ही दूर पर गिरती हुई बूंदों की आवाज़ वातावरण पर छा जाती है, जिसे ध्रुवा कहते हैं। ज्यों-ज्यों सुधा के आने का दिन नज़दीक आ रहा था, चंदर के मन में हवाएं करवटें बदलने लग गई थीं। मन में उदास सुनसान में ध्रुवा उमड़ने घुमड़ने लगा था। मन उदास सुनसान आकुल प्रतीक्षा में बेचैन हो उठा था। चंदर अपने को समझ नहीं पा रहा था। नसों में एक अजीब सी घबराहट मचलने लगी थी जिसका वह विश्लेषण नहीं करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व तो पता नहीं क्यों कुछ भयभीत सा था। इम्तिहान खत्म हो रहे थे और जब मन में बेचैनी बहुत बढ़ जाती है तो परीक्षकों की आदत के मुताबिक वो कॉपियां जांचने बैठ जाता था। जिस समय परीक्षकों के घर में पारिवारिक कलह हो, मन में अंतर्द्वंद हो या दिमाग में फितूर हो, उस समय उन्हें कॉपियां जांचने से अच्छा शरण स्थल नहीं मिलता। अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाने की खीज उतारने के लिए लड़कों को फेल करने के अलावा कोई अच्छा रास्ता ही नहीं है। चंदर जब बेहद दुखी होता था वो कॉपियां जांचता। जिस दिन सुबह सुधा आ रही थी, वह रात को तो चंदर का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया था। लगता था जैसे उसने सोचने विचारने से ही इनकार कर दिया हो। उस दिन चंदर एक क्षण को भी अकेला न रहकर भीड़ भाड़ में खो जाना चाहता था। सुबह वह गंगा नहाने गया कार लेकर। कॉलेज से लौटकर दोपहर को अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। लौटकर आया तो नहाकर एक किताब की दुकान पर चला गया और शाम होने तक वहीं खड़ा खड़ा किताबें उलटता रहा।
वहीं उसने बिसरिया का गीत संग्रह देखा, जो बिनती नाम बदल उसने विप्लव नाम से छपवा लिया था और प्रमुख प्रगतिशील कवि बन गया था बिसरिया। उसने वह संग्रह भी खरीद लिया। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देर थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी और वह बिसरिया के काव्य संग्रह में डूब गया। उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा और अंत में उसने अपने को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर वह सो गया। सुधा की गाड़ी 4:30 बजे आती थी। जब वह जागा तो रात अपने मखमली पंख पसारे नींद में डूबी हुई दुनिया पर शांति का आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे और उन झोंकों पर पवित्रता छाई हुई थी। यह पछुआ के झोंके थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्राचीन आर्यों ने जो रहस्य पाया था वह धीरे धीरे चंद्र की आंखों के सामने खुलने सा लगा। उसे लगा जैसे यह उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है। एक बड़ा शांत संगीत उसकी पलकों पर ओस की तरह थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बड़ा सा सितारा जगमगा रहा था। चंद्र को लगा जैसे उसके प्यार का सितारा है ये, जो जाने किस अज्ञात पाताल में डूब गया था और आज वह फिर जाग गया है। उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरह उस सितारे को हाथ जोड़कर कहा, मेरी कंचन जैसी सुधा रानी के प्यार, तुम कहाँ खो गए थे? तुम मेरे सामने नहीं रहे, मैं जाने किन तूफानों में उलझ गया था। मेरी आत्मा में सारी गुरुता सुधा के प्यार की थी, उसे मैंने खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्ते की तरह तूफान में उड़कर न जाने किस कीचड़ में फंस गई थी। तुम मेरी सुधा के प्यार हो ना? मैंने तुम्हें सुधा की भोली आंखों में जगमगाते हुए देखा था। वेद मंत्रों जैसे इस पवित्र सुबह में आज फिर मेरे पाप में लिप्त तन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूँगा। लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा, मुझे क्षमा तो कर दोगी ना? और विचित्र से भावावेश और पुलक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि एक दिन सुधा ने उसकी हथेलियों को होठों से लगाकर कहा था, जाओ, आज तुम सुधा के स्पर्श से पवित्र हो। काश कि आज भी सुधा अपने मिस्री जैसे होठों से चंद्र की आत्मा को चूमकर कहे, जाओ चंद्र, अभी तक जिंदगी के तूफान ने तुम्हारी आत्मा को बीमार अपवित्र कर दिया था। आज से तुम वही चंद्र हो, अपनी सुधा के चंद्र, हरिणी जैसी भोली भाली सुधा के महान और पवित्र चंद्र। तैयार होकर चंद्र जब स्टेशन पहुंचा तो वह जैसे मोहाविष्ट सा था, जैसे वह किसी जादू टोना पढ़ा हुआ सा घूम रहा था। और वह जादू था सुधा के प्यार का पुनरावर्तन। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंद्र को एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ, कुलियों में हलचल मची और चंद्र पटरी पर झुककर देखने लगा। सुबह हो गई थी और इंजन दूर पर एक काले दाग सा दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह दाग बड़ा होने लगा और लंबी सी हरी पूंछ की तरह लहराती हुई ट्रेन आती दिखाई पड़ी। चंद्र के मन में आया वह पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। जिस एक और अविश्वासी के मन में विश्वास जाग जाता है, उस दिन वह पागल सा हो उठता है। उसे लग रहा था जैसे इस गाड़ी के सभी डिब्बे खाली हैं, सिर्फ एक डिब्बे में अकेली सुधा होगी, जो आते ही चंद्र को अपनी प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। कुलियों की दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी, सामान की उठाधरी से प्लेटफॉर्म भर गया। चंद्र पागलों सा इन सब की भीड़ को चीर कर डिब्बे देखने लगा। एक दफे पूरी गाड़ी का चक्कर लगा गया, कहीं भी सुधा दिखाई नहीं दी। जैसे आंसू से उसका गला रूंधने लगा। क्या आए नहीं ये लोग? किस्मत कितना व्यंग करती है उससे। आज जब वह किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर पवित्र होना चाहता था तो सुधा ही नहीं आई। उसने एक चक्कर और लगाया और निराश होकर लौट पड़ा। सहसा सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में से कैलाश ने झांक कर कहा, कपूर। चंद्र मुड़ा, देखा कि कैलाश झांक रहा है। एक कुली सामान उतार कर खड़ा है, लेकिन सुधा नहीं है। जैसे किसी ने झोंके से उसका मन का दीप बुझा दिया।
सामान बहुत थोड़ा सा था। वह डिब्बे में चढ़कर बोला, सुधा नहीं आई? आई है, देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है, जी मितला रहा है उसका। और उसने बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। सुधा बाथरूम में बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो, देखती हो? कैलाश बोला। देखो, कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई होगी कि उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। चंदर बोला, पंखा लाओ, पंखा लगाओ। चंदर हतप्रभ था। उसके मन ने सपना देखा था, सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंदर की आत्मा के दाग पोंछ देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और था। सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता की साम्राज्ञी सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा है।